खतरा आंख में है कि पेशावर में गर्ल्स की क्रिकेट होनी चाहिए, उनकी टीमें होनी चाहिए। दिल करता है कि हमारी खवातीन को भी स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। यार हमारे खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। सब कुछ भुला के जैसे सर को उठा के ऐसे जीतने मैं जहाँ को आई। कठिन थे रास्ते सारे पर हम न हिम्मत हारे, देखो मैं हर मैदान पे छाई। जीत ले दिलों को ऐसे खेल के दिखा दे, हार के भी हारे ना हम बाजी वो लगा दे। ली उड़ाने गल्ला घुमाने तम्मा जमाने आई रे, पतली कलाई ऐसे घुमाई छक्के छुड़ाने आई रे। ली उड़ाने गल्ला घुमाने तम्मा जमाने आई रे। ए माओ बहनों बेटियों, क्रिकेट की इज्जत तुमसे है। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने आज फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में वो कर दिखाया जिसे T20 में शरीक पाकिस्तानी मर्दों की टीम से तवक्को लगाते लगाते हमारी आंखें पथरा गईं और गले खुश्क हो गए। वर्ल्ड विमेन 20 में बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 9 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जो वाहिद विकेट गिरी वो नाहिद खान की थी, 15 रन बना के आउट हुई, लेकिन सिद्रा अमीन ने सेंचुरी मुकम्मल की, 53 रन बनाए और उनका साथ बिस्मा मारूफ ने दिया 43 रन बना के। पाकिस्तान ने 114 रन का हदफ 16.3 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। आज तीसरा मैच था। इससे पहले इसी फिरोज शाह कोटला मैदान में भारत को 2 रन से टेक्निकल शिकस्त पाकिस्तान दे चुका है। उससे पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ से 4 रन से हार चुका है। ताज़ा तरीन पोजीशन ये है कि ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के 4-4 पॉइंट्स हैं और अब पाकिस्तान के भी 4-4 पॉइंट्स हो गए हैं। अगला मैच इंग्लैंड के साथ है सेमीफाइनल और पाकिस्तानी टीम के दरमियान सिर्फ एक मैच है। बिल्कुल। और एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ये चीज मेरे अजीज, बस अब आप प्लीज। अच्छा, तो सबसे पहले बिल्कुल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आवर विमेन टीम और हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और कौम को भी एक पैगाम दे देना चाहिए कि बजाय टेंशन लेने के कि जनाब वो उसको हराएगा तो वो हार जाएगा। और अगर साउथ अफ्रीका ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली और अगर फ्लाने ने अपनी फ्लेम मिस कर दी और अगर बारिश हो गई तो शायद थोड़ा सा चांस बनता है कि हम बिल्कुल पूरी तरह जलील नहीं होंगे। लेकिन आप काम डाउन टॉक शो नहीं यार, कम ऑन। अच्छा नोटिस भी आ गया। और थैंक यू एंकर्स दूसरे टीवी चैनल्स पे भी किसी ने भी इस मौजू को नहीं उठाया। वी रियली सैल्यूट। जाहिर है बाकी मौजू और जो है अब तक किसी की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम भी नहीं आया। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब जो कि हर मैच के खुद कहते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूं और खेलता था और बहुत शौकीन हूं। नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते हैं, खेलती तो नहीं है ना। नहीं वही ना सर, तो ये एक माइंडसेट है जो चला रहा है। खैर हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्चुनेट इनफ के जवेरिया खान हमारी टीम की सीनियर प्लेयर हैं। बदकिस्मती से पहले मैच में इनके बॉल लग गई थी, इनका फ्रैक्चर हो गया बाजू, शी हैड टू रिटर्न। लेकिन हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया बताइए, व्हाट्स योर रिएक्शन? आपको कैसे महसूस हो रहा है? और आप इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं या खुश ज्यादा हैं? Well, I think जो मार्का लड़कियों ने किया है मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स किए हैं। जितनी ये मेहनत करती हैं ये डिजर्व करती हैं ये अप्रिसिएशन। और I'd like to thank you all कि आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं बेटा, आप सिर्फ हम ही नहीं, जब आप वापस आई थी तो आपके लिए टीम ने एक वीडियो भी बनाई थी, सोशल मीडिया पे बहुत चली कि जवेरिया वी आर गोइंग टू विन दिस फॉर यू। तो वो भी आपको मिस कर रही हैं और जाहिर है जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं तो शायद हमारी कौम को भी थोड़ा अकल आ जाए। आज आपने भी जो है एक तो यार मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा कर दूं, पहला मैच उन्होंने नहीं दिखाया जो इंडिया से पाकिस्तान ने जीता था, लेकिन आज दिखाया थोड़ी सी उन्होंने गैरत पकड़ी और बेहतरीन मैं सैल्यूट कर रहा हूँ पीटीवी को। जवेरिया ये बताओ कि जब आप टीवी पे ये सारा मैच देख रही थी तो दिल में क्या चल रहा था? काश मैं भी इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड में होती, या आप खुशी से सरशार थी, आपने कहा परवाह नहीं, जीती है? नहीं बिल्कुल, सबसे पहले तो खेलना मेरे ख्याल में मेरे लिए ज्यादा इजी था बजाय देखने के। और आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट जिस तरह लड़कियां खेली हैं, हर डिपार्टमेंट में बहुत जबरदस्त खेली हैं क्योंकि ये इतनी मेहनत करती हैं और ये डिजर्व करती हैं। जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की और जो लीडरशिप क्वालिटी सना मीर ने दिखाई है, आई थिंक
یہ ایسی لیڈر ہیں جنہوں نے اس ٹیم کو کمبائن کیا ہوا ہے اور سب ان کو بہت اچھے سے فالو کرتے ہیں. بالکل. جویریہ دا کائنڈ آف سپورٹ، تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں 5 سال پہلے تو شاید لڑکیوں کی ٹیم کے بارے میں اتنی کوئی جانکاری نہیں ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے اچھا ایک ویمن ٹیم بھی ہے، لیکن جس طرح سے پھر آپ نے ایشیا کپ جیتا، آپ نے دوسرے ٹورنامنٹس میں اچھی کارکردگی دکھائی تو لوگ چونکنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا یہ کون ہے، مطلب ہماری ٹیم ایسے اچھے پرفارم کر رہی ہے. تو یہ سفر کتنا مشکل تھا، تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بالکل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 5 سال کا سفر بہت زبردست رہا اور ہمیں ابھی بھی اتنی ریکگنیشن نہیں ملی جتنی ہمیں ملنی چاہیے. I'd like to thank PCB جنہوں نے ہمیں ٹورنامنٹس دینے شروع کیے، اسی کی بدولت ہے کہ لڑکیوں نے محنت کی. پہلے ہمارے پاس کوئی کرکٹ کھیلنا نہیں آتا تھا، لیکن اب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں کہ ہمیں کرکٹ کھیلنا ہے، ہمیں آپ طریقہ بتائیں. پہلے پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اب ان کا ویژن تھوڑا زوم آؤٹ ہوا اور اب وہ لڑکیوں کو آنے دیتے ہیں، وچ از اے گڈ سائن. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میڈیا کو اپنا رول بہت پلے کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ سپورٹ لڑکیوں کو ملے گی آئی تھنک یہ ڈیزرو کرتی ہیں، اور یہ جتنی محنت کرتی ہیں آئی تھنک انہیں اس کا ریکگنیشن ضرور ملنا چاہیے. اچھا جویریہ، ایک میرا بھی سوال ہے. اب جنرلی میل اسپورٹ میں ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ بہت اسپانسرشپس آتی ہیں اور بہت ایڈورٹائزرز مارکیٹرز پیسہ بھی دیتے ہیں. اس طرح کا سلسلہ ابھی ویمنس کرکٹ ٹیم میں شروع ہوا ہے یا ابھی بھی آپ کی نظر میں ناکافی ہے؟ بالکل یہ ایک بہت سیڈ فیکٹر ہے کہ کوئی ریکگنیشن ایسی ہمیں ملتی نہیں ہے، کوئی اسپانسرشپ ایسی ہے نہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے بسمہ معروف جو سینئر پلیئر ہے وہ پلین بیٹ سے کھیل رہی تھی، تو ایسا کوئی اسپانسرشپس نہیں ہے اور یہ آنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ اسپانسرشپس نہیں آئیں گی تو لڑکیوں کو فائنینشلی سپورٹ ایک تو ملتی ہے، لیکن اسپانسرشپس کی طرح سے وہ اور فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے اور اچھے اکوپمنٹ کے ساتھ کھیل سکتی ہیں وہ. بالکل. اور میں ضرور یہ کہوں گا جتنے ہو ہا والے ایڈ ہیں نا وہ اب لڑکیوں کے جو ہماری ویمن پلیئرز ہیں ان کے لیے بنائے خدارہ، جو اتنے اسپانسرز ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے تمام جتنے جو بھی ایڈورٹائزرز ہیں، جو بھی اشتہار بناتے ہیں، تو ہماری ویمن پلیئرز جو ہے اب ہماری ہیرو ہے، تو ان کو بھی پلیز توجہ دیجیے. جویریہ کا بہت شکریہ. اور اگر پاکستانی مردوں کی ٹیم نے کوئی سبق نہیں لیا تو پھر ان کے ساتھ پتہ ہے کیا حشر ہوگا. بالکل پتہ ہے کیا ہوگا، لیکن دکھائیے ایسا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے. Ulan bana koşacak futbolcu lazım. Oturmak yok, anlıyor musun? Oturmak yok. Hocam kanım gelin. یہ ایسا لا ہے کہ اس میں خود اس کا میکنزم دیا گیا ہے کہ جب جس ضلع میں پروٹیکشن سینٹر قائم ہوگا اس ضلع میں پروٹیکشن سینٹر کا جو عملہ موجود ہوگا تو تبھی جو ہے یہ جو ہے وہ لا وہاں پہ انفورس ہوگا. کیونکہ اس کو انفورس ہم تھرو پولیس نہیں کرنا چاہتے، ہم تھرو پروٹیکشن سینٹر اینڈ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر جو ہے اس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. ویلکم بیک. اور یہ ایک اور میچ ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے ملاؤں اور خواتین کے درمیان، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میں کون جیتے گا. تو جب سے ویمن پروٹیکشن بل پنجاب حکومت نے پاس کیا ہے تب سے ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان سے لے کر کے اور جو ہے سراج الحق سے لے کے تو تمام مذہبی جماعتیں جو کہ دہشت گردی کو پتہ نہیں کیوں کنڈیم کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت کلیئر ہے. دیکھیں سر تھریٹ لیول کی بھی بات ہوتی ہے، دہشت گردی کہاں، خواتین کہاں ہے. بالکل. اور کیا، جو ایک بچی سے ڈرتے ہیں تو وہ خواتین سے. آج جناب علماء کمیٹی اور پنجاب حکومت کے مذاکرات ہوئے اور جیسے علماء کمیٹی نے کہا تھا جناب ہم زن مرید نہیں بنیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، تو جن صاحب نے کہا تھا ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے. تو پنجاب حکومت نے جب کہا علماء کو کہ آئیے ہمارے ساتھ بات کیجئے، تو 3 نشستیں ہو چکی ہیں اور JUIF
کے جو نمائندہ ہیں وہ ایک بھی نشست میں نہیں آئے ہیں. یہ لیول آف انٹرسٹ ہے ان کا, مطلب کہ اس کرکٹ میچ میں وہ پچ میں داخل ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں. ہاں, وہ تھرڈ امپائر کا انتظار کرتے ہیں عموماً, تو آپ کو پتہ ہے نا. آگے بات مت کیا کریں, وہ جو غیر حاضر ہیں اس کی وجہ ہے وہ 27 مارچ کی جو تیاریاں ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے, آخر کا 15 کروڑ لوگوں نے اس میچ میں شرکت کرنی ہے, تو ظاہر ہے کہ کرسیوں کا انتظام تو کرنا ہے. تو جناب آج ان کے مذاکرات ہوئے. بہرحال جو دوسرے علماء کرام تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے ان کی تجویز تھی کہ خاوند کو گھر سے 48 گھنٹوں کے لیے بے دخل کرنے کے بجائے متبادل فراہم کیا جائے. تو اب اس کا جواب پنجاب حکومت نے دیا ہے, اس کا اطلاق صرف ان خاوند حضرات پہ ہوگا جو تشدد کے مرتکب ہوں گے. لاجیکل ہے. اور انہوں نے کہا کہ بے دخلی کی زیادہ سے زیادہ میعاد 48 گھنٹے مقرر کی گئی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, 47 بھی ہو سکتے ہیں یار, ایسا تھوڑی ہے. اور انہوں نے پھر علماء کمیٹی نے تجویز یہ بھی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ کیوں اس مدت کا کیا ہے کہ یہ کولنگ آف پیریڈ, اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا تاکہ جو ہے زوجہ کو وہ مزید نقصان پہنچانے کے بجائے اپنا محاسبہ کرے نا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے تشدد یا ابیوسو صورتحال, 1 گھنٹے سے لے کے 48 گھنٹے تک, ڈیپینڈنگ کی سیویریٹی آف دی کیس. ایک اور پھر تجویز آئی کہ بھئی خاوند کی اس یقین دہانی کے بعد کہ وہ آئندہ تشدد کا مرتکب نہیں ہوگا, اس کی ضمانت کر دی جائے اور ثالثی کی کوشش کی جائے. تو جواب میں پنجاب حکومت نے کہا کہ جناب جو ویمن پروٹیکشن آفیسر ہیں وہ اگر تحریری ضمانت لیں گے اس خاوند سے جنہوں نے جو اپنی بیگمات پہ تشدد کریں گے, اور تشدد کے عمل کے مسلسل ارتکاب پر ایکشن بھی لیا جائے گا, یعنی کہ پہلے تحریری ضمانت لی جائے گی ورنہ اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس کے بعد سب سے بڑا جو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ علماء کرام کا کہنا تھا کہ میڈیشن فرسٹ سٹیپ ہونی چاہیے. پنجاب حکومت نے کہا کہ نہیں فرسٹ نہیں فورموسٹ, کہ بالکل ہم یہی چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اچھا سب سے بڑا جو علماء کو اعتراض تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا کڑے نہ پہنائیں, اور یہ جو ہے نا مطلب علماء کو نہیں تشدد کرنے والے. ہاں سر وہ علماء تو اسی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں نا کہ ان کو پہنایا جا رہے ہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں. خیر انہوں نے کہا کہ جو تشدد کرنے والے خاوند ہیں ان کو جو ہے GPS ٹریکر نہ پہنائے جائیں اور نہ ہی جو ہے نا کوئی ایسی حرکت کی جائے. تو جواب میں یہ تھا کہ GPS ٹریکر جو ہے وہ گھر کی بے دخلی کے بعد جو ہے نا وہ کیا جائے گا. اگر وہ خاوند اور بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور اگر میڈیشن ہو جاتی ہے تو کڑا نہیں ہوگا, یعنی آپ باہر نکلیں گے تو کڑا تو آپ کو پہننا پڑے گا. بھی ان لوگوں کو پہنایا جائے گا جو تیزاب پھینکنے یا قتل کی کوشش جیسے جرائم میں ملوث ہونے کا جن پہ ہوگا احتمال ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور تھی کہ نفس علماء کمیٹی نے اب یہ بھی کہا, ظاہر ہے ان کو پتا ہے, آپ کو بہت فورینزک ایکسپرٹس ہیں CII والے بھی, انہوں نے کہا نفسیاتی تشدد کی وضاحت کی جائے اور اس عمر کی بھی وضاحت کی جائے کہ آیا خاتون کے عمل سے متعلق خاندان کے دیگر افراد کو بھی تفتیش کے دائرے میں لایا جائے گا یا نہیں. تو اس پہ جواب انہوں نے دیا کہ ماہر نفسیات کے پینل پھر تجویز کر دے گا کہ نفسیاتی تشدد کی تعریف جو ہے وہ قانون میں موجود ہے. یہ قانون خاندان کے کسی فرد کو اس ضمن میں پوچھ گچھ سے محدود نہیں کرتا تاوقتے کہ خاتون کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو, یعنی تشدد کا نشانہ بنانے پر تو کرمنل آفینس ہوگا ہی ہوگا. ایک آخری تجویز انہوں نے کی کہ اس ساری جو ثالثی کیا ہیں اس میں جو ہے خاندان کے افراد اور اسلامی اسکالرز کو شامل کیا جائے. ان کا جواب تھا کہ جی بالکل ثالثی کمیٹیوں کی تشکیل کا انحصار کیس کی نوعیت پر طے پائے گا اور اس امر کی وضاحت بھی قوانین میں موجود ہے, علماء کو کمیٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور میری ایک تجویز ہے کہ ان لوگوں کو GPS ٹریکر نہ پہنایا جائے جن کے پاس اینڈرائڈ فون کی سہولت موجود ہے, اس لیے کہ اس میں جو آٹومیٹک ٹریکر ہے اس سے بیوی کو خود بخود پتہ چلتا رہتا ہے کہ شوہر اس وقت کہاں ہے اور کہاں. بڑی ریسرچ کی ہے اسمارٹ فونوں پہ یار. لیکن ہاں مطلب ریسرچ نہیں کی, میں وکٹم بھی ہوں اس کا. اوکے فائن, زیادہ اس پہ بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں. اوکے بریک نہیں بریک سے پہلے بریک نہ لیں, بریک نہ لیں ابھی نہیں. ایک چیز ہے کہ یہ ایک پازیٹیو بات اس لیے ہے کہ اگر جی آپ کے تحفظات ہیں آپ آئیں بات کریں جواب لیں گھر جائیں, ختم بات. بالکل نظر انداز اور اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے, انگیج کرو, ڈیفیوز کرو اور بریک لو. اب بریک لے لیں کیونکہ نیوز اپڈیٹ کا وقت ہوا ہے. نیوز اپڈیٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. اور آج کی ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ نسل کشی اور جنگی جرائم کے الزام میں رادوان کراچی
को 40 साल की कैद सुनाई गई है। ये सेंटेंस सुनाया गया था यूनाइटेड नेशंस ट्राइब्यूनल इन द हेग ने। लेकिन रादवान कराची कौन है? आपको याद होगा कि 1992 से 1995 तक बोस्निया में खाना जंगी हुई, जिसमें एक तरफ क्रोआट्स, एक तरफ बोस्नियन मुसलमान थे और एक तरफ बोस्नियन सर्ब थे। सर्ब्स के पास फ़ौज भी थी, असलहा भी था, सपोर्ट भी थी। बोस्नियन मुसलमानों और क्रोआट्स के पास कुछ कम थी, चुनाचे और फिर एक आर्म्स एम्बार्गो भी था, तो वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सके। चुनाचे बोस्नियन सर्ब आर्मी ने बहुत तशद्दुद की, दोनों बोस्नियन मुसलमानों पे भी और क्रोआट्स पे भी नस्ल कुशी की अभी कोशिश हुई, वारदातें भी हुई। इसको कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े वॉर क्राइम्स जो यूरोप में हुए हैं वो बोस्नियन सिविल वॉर में भी हुए हैं। 3 साल में 1 लाख अफराद, 3 साल में। और मुझे याद है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान में बहुत से बोस्नियन महाजरीन आए थे, कैंप्स बने थे और वो यहाँ रहे भी, तो जाहिर एक बहुत बड़ा सानिया था मुझे। अच्छा, अब जो मेन जो इल्ज़ाम था रादवान कराची पे वो था कि वो स्रेब्रेनित्सा मैसेकर में मुलव्विस थे। और स्रेब्रेनित्सा मैसेकर के बारे में आपको याद भी होगा, 6 जुलाई 1995 को बोस्नियन सर्ब आर्मी 11 जुलाई नहीं, द मैसेकर हैपेंड 11 जुलाई, मैं बात कर रहा हूँ उसकी बैकग्राउंड की। 6 जुलाई को बोस्नियन सर्ब फोर्सेस एडवांस किए टुवर्ड्स स्रेब्रेनित्सा। जाहिर है कि स्रेब्रेनित्सा के अवाम में बहुत खौफ और हरास फैला, क्योंकि उनको पता था कि अब क्या मुसलमान अक्सरियत थी वहाँ पे। रस्ते में वो घरों को और छोटी बस्तियों को जलाते हुए वहाँ पहुँचे और 11 जुलाई को वो स्रेब्रेनित्सा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के माथे पे अक़वाम मुत्तहिदा के स्याह दाग है, बिल्कुल, आज इसलिए कि पूरा स्रेब्रेनित्सा उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सेफ जोन था, जिसकी हिफाजत अक़वाम मुत्तहिदा के ब्लू हेलमेट वाले डच फौजी कर रहे थे और डच फौजी ऐन मौके पे फरार हो गए और ये कातिल आर्मी गिरफ्तार हो गई। इनफैक्ट जब ये इतला आई कि सर्ब आर्मी स्रेब्रेनित्सा में दाखिल होने वाली है, तो स्रेब्रेनित्सा के रिहायशी हज़ारों एक दूसरे शहर की तरफ भागे, पोतोचारी, क्योंकि वहाँ पर डच पीस कीपर्स का बाकायदा 200 या 300 की नफरी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन एक गोली नहीं चली और उन्होंने सरेंडर कर लिया और अपने असले और अपने व्हीकल्स भी सर्ब आर्मी को दे दी। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके बाद 11 जुलाई की रात को तकरीबन 10,000 बोस्नियन मर्द और लड़के स्रेब्रेनित्सा से एक कॉलम में फरार हुए कि भाई हम कहीं जंगल में छुप जाएंगे, हम कहीं पनाह मिल जाएंगे। तो बोस्नियन सर्ब ने क्या किया, बोस्नियन सर्ब आर्मी ने, कि वही जो यूएन की यूनिफॉर्म और यूएन की जो व्हीकल्स डच पीस कीपर से उन लोगों ने छीनी थी, उसमें आकर उनको कहा कि जी हम आपकी हिफाजत करने आए हैं, और फिर उनको वहां से ले गए, ट्रकों में लोड किया, आंखों पर पट्टी बांध के, हाथ पीछे बांध के, और कहीं किसी इलाके में जाके उनका कत्ले आम जंगल में इज्तिमाई खबरें मिली हैं, जंगल में इज्तिमाई खबरें मिली, 26 साल बाद भी तलाश हो रही जी हैं। अब तक 7 से 8 हज़ार मुसलमान लड़के और मर्द मारे गए थे, उनमें से अब तक 1,000 से ज़ायद आसार नहीं मिले, उनकी लाशों का पता नहीं चल सका। जो मिली हैं वो इतनी मिक्स हो चुकी हैं कि डीएनए टेस्ट वगैरह करके आज तक जो हैं वो 20 साल लगे सिर्फ शनाख्त करने, आज तक तदफीन हो रही है उनकी। और ये भी इसमें एक बात भी है कि वो जो इज्तिमाई कब्रें बनाई थी उनको छुपाने के भी उनके ऊपर भी बहुत काम किया गया। एक दफ़ा दफना के फिर उसके ऊपर हैवी ट्रैक्टर चलाए गए। हाँ, लेकिन वो तो जाहिर है कि लोग तो वहीं के थे, लोकल इतने मतलब जाहिर 1 लाख से ज़ायद लोग बेगुनाह मारे गए, सारे नस्ल कुशी हुई बदतरीन मुसलमानों की। आज जो है जब ये फ़ैसला आना था तो बोस्निया में उन्होंने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें जो मरने वाले थे उनको याद रखने के लिए उन्होंने सुर्ख रंग की कुर्सियाँ लगाईं हज़ारों की तादाद में, जिस पर कोई नहीं बैठा हुआ था, और उन्होंने कहा ये उन लोगों की याद में है जो शायद अगर ज़िंदा होते तो यहाँ बैठे होते, आज हमारे दरमियान होते। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा ट्रिब्यूट मैंने नहीं देखा 11,500 खाली कुर्सियाँ और लोग उनके अतराफ में खड़े हुए हैं। अच्छा, और ये है सारायेवो की रेड लाइन। रादवान कराची के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बाई प्रोफेशन ये माहिर नफ्सियात थे और इन्होंने बहुत ही लोमड़ी के तौर पे मशहूर थे। ये निकनेम इनका जो है वो द फॉक्स। अच्छा, ये जब फरार हो गए ये बलगराद में रहने लगे और इन्होंने
कोई लाइब्रेरियन की कभी नौकरी की, कभी कुछ की, लंबी दाढ़ी उन्होंने रख ली, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जो छापामार थे सुराग रसा, उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। और अब खुशी की बात यह है कि 3 बड़ी मछलियाँ जो कि मेन कैरेक्टर थे बॉस्नियन सिविल वॉर के मैसेकर के, वो पकड़े गए और कैफर किरदार तक एक नहीं पहुंचा। रात को मिलादिच जो सर्ब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जो सरबरेनित्सा के कत्ले आम का मेन जो है। अच्छा, एक और पहलू है, स्लोबोदान मिलासेविच जो सबसे बड़े हीरो थे, यानी या कातिल हीरो सर्बिया के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, वो ट्रायल के दौरान फैसला आने से पहले मर गए। रेदवान कराजिच का आज फैसला हो गया, अब रात को मिलादिच का फैसला बाकी। अच्छा, मिलोसेविच के जनाजे पर भी कोई 30-40 हज़ार आवाम थी, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कौन कितना। एक पहलू है बोस्नियन खाना जंगी के जिस पर बहुत कम बात हुई है, वो है फॉरेन फाइटर्स का किरदार। अब आजकल जब हम फॉरेन फाइटर्स की बात करते हैं, हम शाम की ही बात करते हैं ना, कि जिहादी वगैरह वगैरह वगैरह। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले जो फॉरेन फाइटर्स का बटालियन गया था बोस्नियन सर्ब्स की हिमायत के लिए, वो ग्रीक्स थे, और वो एक वॉलंटियर गार्ड था, और कोई 500-600 नियो नाट्सीज, गोल्डन डॉन पार्टी का आपने सुना होगा, नियो नाट्सी, उसके साथ जो एफिलिएटेड थे वो बोस्निया गए थे। और रात को मिलादिच ने 1993 में एक जलसे में कहा था कि सर्ब्स के पास सिर्फ 2 लोग हैं जो उनकी साइड पर हैं, गॉड एंड द ग्रीक्स। ठीक है। और उसी वक्त ग्रीस में, एथेंस में जो ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जी मिलादिच तो हमारा हीरो है, इसने क्रिश्चियन यूरोप को बचाया है। उसके साथ साथ रोमानिया से, मोंटेनिग्रो से और रशिया से भी वॉलंटियर कोर गए थे, लेकिन इनके बारे में आपको कभी ट्रेजेडी आपको बता दूं कि सरबरेनित्सा मुस्लिम अक्सरियती शहर था, आज ये सर्ब अक्सरियती शहर है, और उन्हें अपनी कब्रों पे जाने के लिए उनके वर्षा को इजाज़त लेनी पड़ती है। वहाँ का मेयर जो है वो सर्ब है। हाँ। और अब देखें, मिलादिच पकड़ा गया, कराजिच पकड़ा गया, मिलोसेविच मर गया, लेकिन जिन लोगों ने ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड कत्लेआम किया था, वो अभी भी किसी ब्यूरोक्रेसी में कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई जनरल है, कोई कैप्टन है, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। लेकिन चलें, देर आई दुरुस्त आई, और हम दुआ यही कर सकते हैं कि बोस्निया के मरने वालों के लवाकीन को कुछ सब्र आ जाए, कुछ शायद सब्र आ जाए। एक वक्त था हिंदुस्तान में एक मुसलमान सदर बन सकता है, यहाँ की अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले कोई शख्स किसी अहम ओहदे पर फाइज क्यों नहीं हो सकता। मेरे भोले बिलावल भुट्टो, आज पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो है वो गए उमरकोट और वहाँ होली मनाई। उमरकोट आपको पता है कि मेजॉरिटी हिंदू एरिया है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर हिंदू कहीं बसते हैं तो वो इस इलाके में हैं। यहाँ उन्होंने जाके होली मनाई, बहुत अच्छी बात है। रंग फेंके, एक ज़बरदस्त समा बंधा, बहुत से लोग भी आए ज़ाहिर है बिलावल को सुनने के लिए। बिलावल ने 2-3 बातें और भी की कि फोर्स्ड मैरिजेस को वो रोकेंगे और वो वहाँ तक। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कि पाकिस्तान में जो है, अगर भारत में सदर बन सकता है मुसलमान, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकता। तो इनका सवाल में ही इनका जवाब भी पिन्हा है कि मेरे भाई, अगर आप आइन देखें या कानून देखें पाकिस्तान, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अनलेस यू आर अ मुस्लिम, यानी आप अगर मुसलमान हैं तो ये तो हमारे आइन में लिखा हुआ है, किसी को भी ना सदर बन सकते हैं, ना वजीर आजम, ना स्पीकर। स्पीकर बन सकते, स्पीकर बन सकते, सॉरी स्पीकर बन सकते। वजीर आजम के लिए ये है, वजीर आला पे पाबंदी है, किसी पे नहीं है, सिर्फ 2 के लिए शर्त है कि मुसलमान और 45 साल उनकी जो है वो उम्र हो, और वो सदर के लिए। अच्छा, डिबेट अगर छेड़ते तो नो डाउट इसके ऊपर बात हो सकती थी। आप ज़ाहिर है हुकूमत में भी रहे, नवाज शरीफ साहब भी रहे, आपसे मुराद पीपल्स पार्टी है, तो अगर ऐसी चीज़ें आपने करनी हैं तो भाई पहले कानून और आइन के अंदर कर ले, उसके बाद जाकर के जो है हुकूमत में भी कर सकते थे। बिल्कुल, और अब भी चाहें तो अब भी चाहें। जब देखें, जब 18वीं तरमीम की थी ना, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड, तमाम जमातें थी, तो उस वक्त डिसाइड कर लेते कि भाई ठीक है हम ये चीज़ खोल रहे हैं। लेकिन आप भोला कह रहे हैं ना, मुझे इससे इख्तिलाफ है, इसलिए कि यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही सवाल
एक मुकदमे में 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के सामने जजों ने पूछा था सरकारी वकील से कि भाई साहब अगर पाकिस्तान जो है उसमें कोई सदर क्यों नहीं बन सकता गैर मुस्लिम, तो वो बहरहाल एक पॉइंट था कि वो जो बहस थी उसमें आ गया होगा, लेकिन ये कि ये सवाल मौजूद है, सवाल उठाने पे मुझे इतराज नहीं है, मुझे भी नहीं, लेकिन मसला ये कि आपको हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए। बिलावल साहब, आपके जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने 1973 का आइन बनाया था मुत्तफ़िक़ा तौर पे, उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रखा गया था, और उन्होंने ही इस आइन में जो भी है पहली दूसरी शिक उसमें ये पाबंद किया था कि मुसलमान होगा। तो अब लेकिन अगर ज़माना बदल गया, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक सियासी और एक जमहूरी तरीक़ा है, पार्लिमानी तरीक़ा है, उसे लेकिन इंडिया की मिसाल इन्होंने इसलिए गलत दी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, वो सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकुलर है, तो उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई मसला नहीं है। मगर मेरा आर्गूमेंट थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ। चले ठीक है, मुसलमान अक्सरियत है, सदर समझ में आता है मुसलमानों, वज़ीर आज़म समझ में आता है मुसलमानों, और किसी आईनी ओहदे के लिए ये शिक नहीं है। मसलन स्पीकर, सेनेट का चेयरमैन, फौज के सरबराहान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इस 70 साल में मुझे कोई बता दे कि इन ओहदों पे अदर देन मुस्लिम कौन आया है जबकि आइन में कोई बार नहीं है। तो ये बात जो है, जस्टिस कॉर्नेलियस, नहीं मैं अदलिया पे आ रहा हूँ। 2 चीफ जस्टिस सिर्फ आए हैं पाकिस्तान में, AR कॉर्नेलियस और भगवान दास, ठीक है, लेकिन जो बाकी ओहदे हैं, इंतज़ामी ओहदे हैं, उस पे मुझे तो कम अज़ कम नहीं आता, जबकि यही पाकिस्तान था जिसकी पहली काबीना में वज़ीर क़ानून जोगिंदर नाथ मंडल थे कायद आज़म की काबीना में, और वज़ीर ख़ारजा जिन्हें बाद में 74 में चूँकि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि सर ज़फ़रुल्लाह खान थे वज़ीर ख़ारजा, जो 7 साल वज़ीर ख़ारजा रहे पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ भी। अच्छा, और वो तो वो एक अलग किस्सा है। उसके बाद से हम आज तक जो देखते हैं, जिन ओहदों पे मुमानियत नहीं भी है, अब जैसे फ़ज़ाइया है, उसमें हमने 65 की जंग के पे आपको याद होगा कितना प्रोग्राम किया था, एयर वाइस मार्शल तक क्रिश्चियंस पहुँचे, ठीक है, आर्मी में भी मेजर जनरल के ओहदे तक क्रिश्चियंस पहुँचे हैं, अब जो है हिंदू कमीशन ऑफिसर्स की भी इंडक्शन हुई है, लेकिन यहाँ भी कुछ कल्चर ऐसा है कि वो अगर शिकायत करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ठीक करते हैं कि जो बाकी ओहदे हैं उन पे तो कम से कम कोई नज़र आता, आखिर वो भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक सवाल उठाना बिल्कुल सही, ऊपर अगर थोड़ा डिटेल में बंदा काम करे तो आई थिंक कि अगर हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो हमें थोड़ी क्लियरर पिक्चर सामने आएगी। वो ऑब्वियसली एक रिसर्च इस पर करनी होगी, लेकिन फिर भी कम है मेरी नज़र में। लेकिन जहाँ तक बिलावल की बात है, अब यार उमर कोर्ट में जलसा था जहाँ पर जैसे आप कह रहे थे कि होली के मौके पर, और जाहिर है कि जो ऑडियंस थी उसमें हिंदुओं की अक्सरियत थी या बहुत सारे थे, तो एक सियासी जलसे में एक सियासतदान का एक सियासी बयान है। देखो नहीं पता है क्यों लेट मी फिनिश ना यार। देखो पॉइंट इज कि अगर आप इस तरह की कोई भी स्पीच निकाल लें किसी भी सियासतदान की, आपको अनगिनत मौके मिलेंगे कि उसको लेके आप कहें कि यार ये तो हमारे आइन में था, तो ये था। आई थिंक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जिस तरह हर एक चीज़ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुई थी ना, मेरा ख्याल है कि वो सीरियसली इसको परस्यू करने की सोच रहे थे, और ना ही फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई आपको पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी मिलने थे। इनफैक्ट मेरा तो ख्याल है कि नुकसान ही होगा। मैं फिर कहूँगा अगर बिलावल सीरियस है तो भाई इसको एक बिल की शक्ल में या एक रायनामा हमवार करने के लिए जगह करे, गैलरी से ना खेले। और मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये गैलरी से है ना, वो मुझे जो है ना सिर्फ ये है कि देखो बिलावल एक नौजवान है, एक ज़ाहिर पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, जो कि सोशल चेंज के ऊपर बिलीव वो करती है, उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स देती आई है। सेम गोज फॉर दूसरी पार्टी। ज़माना जो सोसाइटी की हालत है उसमें ऐसे सवाल उठाना भी मुझे तो गनीमत लगता है, ठीक है, लेकिन सवाल एक चीज़ है जिस पे फौरी तौर पे इत्तफाक हो सकता है, वो ये है कि ख़वातीन चूँकि आज जीती हैं, लिहाजा प्रोग्राम का इख्तिताम भी एक ख़वातीन के तराने पे एक आखिरी पॉइंट सिर्फ इतना था कि अभी आपने कहा ना कि उनके दादा जान ने क्या बिल्कुल सब कुछ सही है।
आई थिंक बिलावल और पूरी पीपल्स पार्टी को भी ना अब रियर व्यू मिरर से निकल के ना थोड़े आगे के रोड को देखना चाहिए। ठीक ये है जी, मतलब वो मजाकों की सियासत अब तराना चलाइए और प्रोग्राम का इख्तिताम कीजिए। हम वो तराना देखते हुए रुखसत होते हैं। सब कुछ भुला के जैसे सर को उठा के ऐसे जीतने मैं जहाँ को आई। कठिन थे रास्ते सारे पर हम न हिम्मत हारे। देखो मैं हर मैदान पे छाई। जीत ले दिलों को ऐसे खेल के दिखा दे। हार के भी हारे ना हम बाजी वो लगा दे। दिल्ली उड़ाने बल्ला तुम्हारे धम्मा जमाने आई रे। पतली कलाई है से घुमाए छक्के छुड़ाने आई रे। दिल्ली उड़ाने बल्ला तुम्हारे धम्मा जमाने